Welcome to the e-learning platform of Cambridge International School, Dasuya. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. This is Kamaljit Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, Dasuya. Students, today we will continue our chapter number 8, that is accounting for partnership firms, dissolution of firm. In this chapter, we will cover the topics like meaning of dissolution of firm, difference between dissolution of a partnership and dissolution of a firm, modes of dissolution of firm, procedures for settlement of accounts, difference between firm's debt and private debts, accounting entries at the time of dissolution of firm, difference between revaluation account and realization account, and preparation of realization account, partners capital account, and bank account. So, dear students, in the previous session, we discussed a few example questions. Today, we will do more practical questions to understand the topic. Now, there is a question for which we have to generalize. Past journal entries for the following at the time of dissolution of a firm. The first entry is very simple. Sale of assets rupees 50,000. So there is a simple journal entry. Bank account debit to realization account. The net amount of rupees 50,000. 50,000 रुपए का जो अमाउंट है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे सिंपल. 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में लिख देंगे. Then again simple entry, payment of liabilities. So payment of liabilities, realization account debit to bank account with rupees 10,000. Then a commission of 5% allowed to Mr. X, a partner on sale of assets. Now the sale of assets value worth rupees 50,000. So 5% आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2500 रुपीज. 2500 रुपए जो है 2500 रुपीज जो हमारे पास कैलकुलेट हो के आएगा वो हम 50,000 रुपए का 5% कैलकुलेट करेंगे. सो 2500 रुपीज हम उसको कमीशन अलाउ करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट दैट इज 2500. Then the next is realization expenses amounting to rupees 15,000. 15,000 रुपए के खर्चे हैं. The firm had agreed with Amrit, a partner, to reimburse him up to 10,000. मतलब टोटल खर्चे तो 15,000 रुपए हैं पर अमृत को हम रीइंबर्स कितने करेंगे? सिर्फ 10,000 रुपए. अगली एंट्री है जेड एन ओल्ड कस्टमर. एक पुराना कस्टमर था हमारा जेड, हुज अकाउंट फॉर रुपीज 6,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर. जिसको हमने पिछले साल बैड डेट समझ के राइट ऑफ कर दिया था, उसने 60% दे दिया. तो हमें अब पूरे 6,000 का 6,000 का कुछ नहीं करना. सिंपल जितना पैसा मिला एक अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लें. 60% आप किसका कैलकुलेट करेंगे? 60,000 का 60% आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 3600 रुपए 3600 रुपीज निकल के आएगा. वो 3600 से एंट्री कर देंगे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू जिसकी 10,000 रुपए है 150%. तो 10,000 का जब आप 150% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका निकल के कितना अमाउंट आएगा? 10,000 का 150% आपका आ जाएगा 15,000 रुपए. 15,000 से ये एंट्री कर देंगे. अब हम एंट्रीज देखते हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट एंट्री इज कैश टू रियलाइजेशन 50,000 रुपए सिंपल एंट्री, और लाइबिलिटीज की पेमेंट की रिवर्स एंट्री रियलाइजेशन टू कैश. अगर चेक से पेमेंट लिखा होता हम बैंक यूज कर लेते, अभी भी अगर हम बैंक लिख देते तो भी गलत नहीं होता. नेक्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन टू एक्स. 5% जैसा कि मैंने बताया 50,000 रुपए का 5% हम एक्स को अलाउ कर देंगे एज ए कमीशन 2500 रुपीज. ये वो एंट्री हो गई. अब नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं. उसमें हमने अमृत को कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपए. ठीक है. और एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है? 15,000 रुपए. तो वही जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, या तो आप इस तरह से दो एंट्रीज कर दे, रियलाइजेशन
टू अमृत को 10,000 दे दो, और अमृत मान लो कि एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 15,000 रुपए हैं वो अमृत ने बिजनेस से विड्रॉ करके, अदरवाइज इन दोनों को कंबाइन करके आप एक एंट्री भी बना सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक का आ जाएगा आपका 10,000, फर्म का खर्चा 10,000, अमृत का 5,000, और टोटल पेमेंट आउट ऑफ द बैंक कितनी गई, आउट ऑफ द बिजनेस कितनी गई, 15,000 रुपए। बाकी दोनों एंट्री सिंपल है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3600 रुपए, जो कि 60% ऑफ 6,000 जो बैड डेट रिकवर्ड हुई। तो आप बैड डेट रिकवर्ड नहीं लिखेंगे, आप जो कुछ भी होगा सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा। और लास्ट है, आपने जो इन्वेस्टमेंट रियलाइज की 10,000 का 150%, 150%, 15,000 रुपए आ गया, वो 15,000 से आपने नेक्स्ट एंट्री जो है वो कर देनी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लोन ऑफ 10,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। इट मींस पार्टनर का लोन है वो हम रीपे करेंगे, तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, ना तो ये रियलाइजेशन में आएगा, ना ही कैपिटल अकाउंट में आएगा, और ना ही ये लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट की एंट्री है। हाँ, इन केस अगर पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कम पड़ जाए तो उस केस में उसके द्वारा दिया गया लोन हम वहां पर उसके कैपिटल अकाउंट में तब ट्रांसफर कर सकते हैं। Then the next is X, a partner takes over an unrecorded asset. सिंपल, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टाइपराइटर नाम की एक एसेट है, वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर लेके जा रहा है, तो जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करेगा, सो इन दैट केस पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, दैट इज डेबिट, इट इज क्लियरली मेंशन, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि ये डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का 30,000, इट मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है ये। तो वो हमेशा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रेशियो गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा। देन एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज, बिजनेस की एसेट रियलाइज हुई तो पैसा आ गया, एसेट्स चली गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्स वाई हु अंडरटेक टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन, उसको हमने 2,000 रुपए दे दिए, तो हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बेसिकली वाई को पे कर देंगे। और क्रेडिटर्स जिनके हमने 30,000 रुपए देने हैं, देखो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स के हमने 30,000 रुपीज देने हैं, बट पेमेंट फुल सेटलमेंट कितने की हुई है, 28,000 की। तो हम 28,000 से रिकॉर्डिंग करेंगे, ना कि इससे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे 28,000 जितना कैश हमारी जेब से गया, सो 28,000 की रिकॉर्डिंग की एंट्री कर देंगे हम। नेक्स्ट इज, देखो अब आंसर देखो आप इसमें, सिंपल जैसे मैंने की बताया कि पार्टनर के लोन की डायरेक्ट हमने बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी, लोन रिफंड कर दिया। देन अनरिकॉर्डेड एसेट कौन टेक ओवर कर गया था, टाइपराइटर नाम की एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी एंट्री होगी अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी, एसेट या लाइबिलिटीज कहीं नहीं आएंगी। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस विल ऑलवेज बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। अब रेशियो गिवन नहीं थी तो आपके पास ऑब्वियसली क्या रेशियो बचेगी, 1:1:1 इन द एब्सेंस ऑफ एनी गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड या लॉस टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इक्वल। सन द नेक्स्ट इज एसेट रियलाइज हो गई, तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,25,000 की एसेट रियलाइज हो गई। उसके बाद हमने वाई को कितने पैसे देने हैं, 2,000 रुपए देने हैं, तो वाई के अकाउंट में हमने 2,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कर दिए, और क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कर दी रियलाइजेशन टू बैंक 28,000 रुपए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सीधा डायरेक्टली हमने क्रेडिटर्स को 28,000 रुपए देने, ना कि 30,000। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म P and Q after the various assets other than cash and outside liabilities has been transferred to realization account। मतलब सारी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करनी है। तो सबसे पहले बैंक लोन पेड है, बैंक लोन इज आउटसाइड लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्टॉक जो है वो कौन लेके जा रहा है, क्यू, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर पी पेड ए क्रेडिटर, मतलब एक पार्टनर जो पी है उसने कहा कि क्रेडिटर को पैसे मैं दे दूंगा, तो ये अब उनका हेडेक है, हमने पी को पैसे दे देने 4,000 रुपए, क्योंकि पी कह रहा है मैं लाइबिलिटी एज्यूम कर रहा हूँ, आप मेरे को पैसे दे दो, मैं अपने आप बाद में दे दूंगा। एंड एसेट नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स, मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट, वो रियलाइज हो गई 1,200 रुपए की। देन एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन किसने पे किए, क्यू ने, तो क्यू को रिइंबर्स कर देंगे। और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000। अब यहाँ पर देखो रेशियो क्लियरली मेंशन है, तो हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
जैसे कि अब एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब लोन पे कर दिया हमने 12,000 रुपए का जो बैंक का पैसा देना था। फिर स्टॉक टेक ओवर किसने किया? क्यू ने। तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 16,000 रुपए से स्टॉक का टेकन ओवर हो जाएगा। देन क्रेडिटर्स के पैसे हमने पी को देने हैं, जैसा मैंने अभी बताया। तो पी को हमने 4,000 रुपए दे दिए, वो अपने आप क्रेडिटर्स को देता रहेगा। देन आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो गई, तो पैसा आ गया टू रियलाइजेशन 1,200 रुपए की, ये अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो गई। देन रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किसने पे किए थे? क्यों ने पे किए थे, जबकि खर्चा वो बिजनेस का था। जब कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है वो, तो वो हम क्यों को रीइंबर्स कर देंगे। आपका 2,000 रुपए, 2,000 रुपए हमने क्यों को रीइंबर्स कर दिए। देन उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे, और वो रेशो दी हुई थी, उस रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:4 में, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। The firm was dissolved on 1st March 2013 after transferring assets other than cash and third party liabilities to the realization account. आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। There was a balance of 18,000 in firm's P&L account. फॉर्म्स पी एंड एल अकाउंट का मतलब ये हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर पी एंड एल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, इनके इसका मतलब ये हो गया ये हमारा हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस हम जो है उसको कंसीडर करके ही चलते हैं। तो ये एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ 50,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय एक्स। तो बाइक है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह, और कौन लेके जा रहा है? एक्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 रुपए। क्रेडिटर्स हैं 5,000 रुपए के, पर उनकी पेमेंट कितने में हुई है? 4,000 रुपए में। तो 5,000 रुपए का हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम किसकी एंट्री करेंगे? 4,000 रुपए की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश 4,000 रुपए। अब एंट्रीज देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से। एंट्रीज में देखो आप, सबसे पहले क्या किया हमने? पी एंड एल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। और ये देखो मैंने यहाँ नीचे नोट भी लिख दिया कि पी एंड एल अकाउंट हमेशा अगर सिर्फ पी एंड एल लिखा तो उसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट एक्स ले गया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 रुपए से। और उसके बाद देखो 4,000 रुपए की पेमेंट मैंने आपको कहा था, 5,000 का कुछ नहीं करना, आपने किसकी एंट्री करनी है? 4,000 रुपए की एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से आपने 4,000 की एंट्री कर दी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Pass journal entries to record the following unrecorded asset and liabilities in the books of the Paras and Priya. Paras and Priya are two partners. There was an old furniture in the firm which had been off written off completely in the books. This was sold for. तो unrecorded asset realize हो गई, तो ऑब्वियसली हम इसको रियलाइजेशन के अकाउंट के थ्रू कर देंगे। उसके बाद आशीष जो कि ओल्ड कस्टमर था, वही सेम उसकी 1,000 रुपए की हमने एंट्री बैड डेट रिकवर्ड, पिछले साल बैड डेट कर दिया था, इस साल वो पैसे दे रहा है, तो 1,000 रुपए का आप 60% इसका निकाल देंगे। 60% 600 रुपए, 600 रुपए की आपने एंट्री जो है वो करनी है, ना कि 1,000 रुपए का कुछ नहीं करना आपने, 1,000 रुपए का कुछ नहीं होगा, 600 रुपए की एंट्री करनी है। पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। पारस कह रहा है कि बिजनेस की गुडविल जो कि रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स में। मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन दिस चैप्टर, सिंपल लाइक अदर एसेट। अब ये जो जैसे 30,000 रुपए की गुडविल वो लेके जा रहा है, तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000 रुपए। देयर इज नो स्पेशल सेपरेट और इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन दिस चैप्टर लाइक ऑल अदर एसेट्स। बाकी एसेट्स की तरह हम गुडविल की ट्रीटमेंट भी कर देंगे। Then there was an old typewriter which had been completely written off completely from the books. तो वही सेम हो गया, उसकी कीमत लगाई गई 400 रुपए, रियलाइज हुई। It was taken over by Priya at an estimated price less 25%। 25% और कम कर देंगे, 25% ऑफ 400, 100 रुपीज और कम करके 300 रुपए। तो हम 400 रुपए की एंट्री नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कितने की एंट्री करेंगे? 300 रुपए की एंट्री करेंगे। There was 100 shares of 10 each। 100 शेयर है फर्म के पास, 10 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए के। acquired at a cost of 2,000, acquired 2,000 के किए थे which had been written off completely from the books, और बुक्स में पूरी तरह राइट ऑफ कर चुके हैं। These shares are valued at the rate of ₹6 and divided in the profit sharing ratio। अब आप समझना बात, ना तो हमने इस 10 रुपए का कुछ करना है, ना हमने इस 2,000 रुपए का कुछ करना है। सिंपली ये जो 100 शेयर है, 100 शेयर 6 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए? 600 रुपए के हो गए।
तो 600 रुपए को आपने बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स में एक तरह से एसेट टेकन ओवर, मतलब जो पार्टनर है, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये 100 शेयर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देने। अब एंट्रीज देखते हैं, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। पहला तो सेम वही है, बैड डेट, पुराना फर्नीचर एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट है, कैश या बैंक जो आपकी मर्जी है वो लिख दो, कैश लिखना है कैश लिख दो, बैंक लिखना है बैंक लिख दो, जो आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे लिख दो। अब उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, 3,000 रुपए का फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था। फिर उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड, तो कैश टू रियलाइजेशन 600 रुपए की वो एंट्री हो गई। देन अनरिकॉर्डेड गुडविल पारस, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 30,000 रुपए की वो गुडविल टेक ओवर कर रहा है, वो हमने यहाँ पे कर दी। देन प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने आपको बताया था कि 400 रुपए में से 25% और कम करके हमने 300 रुपए, मतलब 100 रुपए कम करके 300 रुपए में करना है। अब उसके बाद 600 रुपए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मैंने बताया था कि हमने 10 रुपए का कुछ नहीं करना, क्योंकि वो रियलाइज कितने में हो रहे हैं, 6 रुपए में हो रहे हैं। तो 100 शेयर ये जो है 6 रुपए के हिसाब से 600, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी तो हमने क्या कर दिया, 300 300 में हमने इनको, मींस ओल्ड रेशो नहीं गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन, तो हमने इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ एनी गिवन इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट टू बी शेयर्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वुड बी इक्वल अमंग द पार्टनर्स। तो ये हमने आज 4-5 क्वेश्चन और किए हैं। इन क्वेश्चन से आपको एंट्रीज के बारे में और पता चलेगा। अगले सेशन में हम जो है वो और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। आज हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे जिनसे ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए। अब आज का होमवर्क जो है आपका वो बस इतना ही है कि आप जितनी भी एंट्रीज आप लोगों को इस सेशन में बताई गई, इस लेसन में जितनी भी एंट्रीज आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, एक बार लिख के देखें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में और उनको बाय हार्ट एकदम लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट टाइम में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। In the next session, we will continue our next topic. Till then, dear students, to stop the COVID-19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please. But study regularly.